हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज बेटा हम डिस्कस करेंगे आपका जो हमारी चंडीगढ़ की वैकेंसी है। चंडीगढ़ की वैकेंसी है हमारी, जिसमें आपके पास 582 पोस्ट हैं। ठीक है, 582 प्लस पोस्ट है। उसमें हम टीजीटी साइंस, आपका टीजीटी साइंस और मेडिकल, टीजीटी साइंस मेडिकल और पीजीटी बायोलॉजी, और पीजीटी बायोलॉजी की सीरीज जो है वो हम कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं। उसमें ये हमारा सेकंड चैप्टर है, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो अगर आप इस सीरीज से जुड़े रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम कंप्लीट सिलेबस जो है वो पूरा करवाएं यहीं यूट्यूब पर, तो आपने क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और अगर आपको कोई वीडियो पसंद आती है, ठीक है, तो आप उसे लाइक कर सकते हैं। अगर नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर टीजीटी साइंस का कंप्लीट सिलेबस पूरा करेंगे और आपका पीजीटी बायोलॉजी का पेपर 2 का जो पार्ट है वो हम यहाँ टच करेंगे। आपने यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर एमएससी तक चीज़ें कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आपको पढ़ने की ज़रूरत है तो आप कोई भी एमएससी की अपनी जो बुक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपने एमएससी में जो पढ़ी हुई बुक्स हैं उन्हीं को आप पढ़ें, क्योंकि वो आपके लिए पढ़नी आसान होगी एक बार आप उन्हें कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट। ये सीरीज जो है हम तभी कंप्लीट कर पाएंगे जब आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर करवाएं। ठीक है, तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, ये हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। तो उसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है। जो फोटोसिंथेसिस है आपका फिजिको केमिकल एनाबॉलिक प्रोसेस होता है ये, जिसमें जो प्लांट्स है और सर्टेन अदर ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि आपके जो क्लोरोफिल बेयरिंग बैक्टीरियाज होते हैं, वो यूज करते हैं लाइट एनर्जी को। कौन से यूज करते हैं लाइट एनर्जी को, जिसे सिंथेसाइज कर सके वो अपना और ओन ऑर्गेनिक फूड अपना ही सिंथेसाइज कर सके। अब इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स पे। तो ग्रीन प्लांट्स जो हैं और कुछ क्लोरोफिल बेयरिंग जो बैक्टीरिया हैं आपके, वो होते हैं ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, वो सिंथेसाइज करते हैं अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें वो इस्तेमाल करते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट को। ठीक है, जितने भी हमारे हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं आपके फूड के लिए बाय ऑटोट्रॉप्स फॉर सर्वाइवल। जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं अर्थ पर, वो डिपेंडेंट होती हैं सनलाइट पर फॉर एनर्जी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। द यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट बाय प्लांट्स डू फोटोसिंथेसिस इज द बेसिस ऑफ लाइफ। तो ये जो प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं वो क्या है, बेसिस ऑफ लाइफ है ऑन अर्थ। ठीक है, कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट्स यहाँ दिए हुए हैं फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड, तो आपने ये देखने हैं। फोटोसिंथेसिस जो होता है ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है, और स्टार्च मैन्युफैक्चर होता है आफ्टर द प्रोसेस। तो यानी आप क्या कर रहे हो, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट ले रहे हो जिसमें सनलाइट आनी चाहिए, और एंड में मैन्युफैक्चर क्या होगा, आपके पास स्टार्च मैन्युफैक्चर होगा। और इसको डेमोन्स्ट्रेट किया गया है इस डायग्राम में, तो ये आप देख लेंगे। एक स्मॉल पॉटेड प्लांट लेना है आपने, उसे 72 आवर्स के लिए डार्क में रखना है, और लीव्स को डी स्टार्च डी स्टार्च कर लेना है। कैसे होगा डी स्टार्च, देखो, लीफ ऑफ अ पॉटेड प्लांट एक्सपोज टू द सनलाइट फॉर 6 आवर्स। इसको हमने 6 आवर्स के लिए एक्सपोज किया है। इसमें मैंने ये वाली ब्लैक स्ट्रिप लगा दी थी। यहाँ तो हम 72 आवर्स के लिए डार्क में रख रहे हैं ताकि उसे डिस्चार्ज कर सकें। ठीक है, ये अलग है। तो यहाँ पे देखो, अब ये ब्लैक स्ट्रिप है, ब्लैक स्ट्रिप हमने इस पर लगा दी है, और ग्रीन लीफ जो है वो रिमूव किया है फ्रॉम द प्लांट। अब इसमें हम क्या करेंगे, आयोडीन का सोल्यूशन डालेंगे इस पार्ट पे। तो स्टार्च टेस्ट विद आयोडीन, ये मैं बताऊंगी कि आपको कैसे रिजल्ट आएगा। ठीक है, एक अलग से हमने लीफ लेना है, उसे हमने ये वाटर बाथ लिया है कि हमारी जो लीफ है उसे हम बॉईल करेंगे अल्कोहल टू रिमूव, अल्कोहल में रिमूव करेंगे। इथेनॉल डाला है हमने इसमें, टेस्ट ट्यूब में हमारा लीफ पड़ा है और इथेनॉल डाला है। ठीक है, तो उसको हम बॉईल करेंगे ताकि उसमें से क्या हो जाए, क्लोरोफिल जो है वो आपका रिमूव हो जाए। अब यहाँ पर हमने ये लिया था, यहाँ पे ये वाली जो स्ट्रिप है, ये ब्लैक कलर की जो स्ट्रिप है हमने उसे रिमूव की। तो यहाँ पर क्या है, कोई स्टार्च नहीं मिलेगा, और ये वाला जो पोर्शन है जिसपे हमने आयोडीन डाला वो हमें स्टार्च के प्रेजेंस देगा। तो टेस्ट जो है वो प्रूव करेगा कि जो क्लोरोफिल है वो नेसेसरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, और स्टार्च जो है मैन्युफैक्चर होता है। अब यहाँ पर ये देखो, इसका एक्सप्लेनेशन लिखा है। जो ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट है, जब उसे एक्सपोज किया जाता है सनलाइट में, ठीक है, हमने पहले क्या किया था, 72 आवर्स के लिए डार्क में रखा था, फिर प्लांट को एक्सपोज किया था 6 आवर्स के लिए सनलाइट में। तो ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट जो है जब एक्सपोज होता है सनलाइट में, तो शो करता है ब्लू ब्लैक कलर विद आयोडीन सोल्यूशन। कैसा कलर शो करेगा, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर दे रहा है, ये रहा, ब्लू ब्लैक कलर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ब्लू ब्लैक कलर दे रहा है
विद आयोडीन सॉल्यूशन, लेकिन जो पार्ट ऑफ द लीफ कवर्ड था विद ब्लैक स्ट्रिप वो शो करेगा नेगेटिव स्टार्च टेस्ट। कैसा शो कर रहा है? वो नेगेटिव स्टार्च टेस्ट शो कर रहा है। जो आयोडीन सॉल्यूशन है वो यूज होता है टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, और हमें आयोडीन सॉल्यूशन को इस्तेमाल करते हैं ये जानने के लिए कि जो आपका लीफ है उसमें स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, आयोडीन गिव्स अ ब्लू ब्लैक कलर इफ स्टार्च इज प्रेजेंट, और अगर स्टार्च प्रेजेंट होगा तो आपका किस कलर का आएगा? ब्लू ब्लैक कलर का आएगा इन द एक्सपेरिमेंटल पार्ट ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, अब यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड का दिया हुआ है, हमने एक लेप लेना है, उसको KOH में डिप करना है। जो डिप किया हुआ पोर्शन है उसमें नो स्टार्च आएगा, और यहाँ पर ये स्टार्च वाला पोर्शन है। अब यहाँ देखो, कार्बन डाइऑक्साइड इसेंशियल होती है फॉर फोटोसिंथेसिस। जैसे कि आपने वन लीफ ऑफ अ डी स्टार्च प्लांट लेना है, जैसे कि पीछे फिगर में दिखाया था, इज प्लेस्ड हाफ इनसाइड अ बॉटल ऑफ कंटेनिंग KOH। हमने इसे किसमें डाल दिया? KOH कंटेनिंग उसमें डाल दिया, बॉटल में डाल दिया। KOH एब्जॉर्ब कर लेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड। एंड दिस पार्ट ऑफ लीफ आफ्टर 6 आवर ऑन टेस्टिंग फॉर प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, ये शो करेगा आपका नेगेटिव रिजल्ट। क्या शो करेगा? नेगेटिव रिजल्ट शो करेगा। फोटोसिंथेसिस की बात कर लेते हैं। मैंने बताया फिजिको केमिकल एनाबॉलिक प्रोसेस है ये, बाय विच जो ग्रीन प्लांट है वो यूज करते हैं लाइट एनर्जी को टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या करते हैं? सिंथेसाइज करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को। जो फोटोसिंथेसिस है इंपॉर्टेंट है फॉर टू रीजंस। जो आपकी फोटोसिंथेसिस है वो आपके पास इंपॉर्टेंट है दो रीजंस की वजह से। सबसे पहले जो प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड है फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड है फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओनली प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है फॉर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर बाय ग्रीन प्लांट्स। क्या है? ओनली प्रोसेस है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है जहाँ आपकी ऑक्सीजन रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में ग्रीन प्लांट्स के थ्रू। उसके बाद कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट्स यहाँ दिए हुए हैं। जोसेफ प्रिस्ली का एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने 1733 से लेके 1804 तक इस पर काम किया है। ही परफॉर्म द सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किए 1770 से लेके, दैट रिवील्ड की जो इसेंशियल रोल है एयर का इन ग्रोथ ऑफ प्लांट की, एयर का आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ग्रोथ ऑफ द प्लांट में। ही ऑब्जर्व्ड दैट अ कैंडल बर्निंग इन अ क्लोज्ड स्पेस, जैसे कि अ बेल और अ शार, गेट एक्सटिंग्विश्ड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। आपने देखा होगा कि वो जार एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने कहा था, एक बेल जार दिया था और जो उसमें कैंडल थी, ठीक है, वो क्लोज ऑफ एक्सटिंग्विश हो जाती, बुझ जाती थी जब उसे शॉर्ट टाइम के लिए रख दिया जाता था। सिमिलरली अ माउस केप्ट इन अ क्लोज्ड स्पेस इज अ बेल जार वुड सफोकेट सून। और अगर हम उस बेल जार में ही अगर आपका एक माउस रखते थे और कैंडल जला के रखते थे तो ये एक्सटिंग्विश हो जाती थी, ये सफोकेट हो जाता था। He concluded that a burning candle on an animal that breathes the air somehow damages the air। और जिसने कहा था कि जो एनिमल है वो ब्रीथ कर लेते हैं एयर को, और ठीक है, तो बर्निंग कैंडल जो है, कि जो बर्निंग कैंडल है ऑन एन एनिमल दैट ब्रीथ्स द एयर समहाउ डैमेजेस द एयर, बट व्हेन ही प्लेस्ड अ मिंट प्लांट, जब उन्होंने इसी जार में कैंडल, माउस और एक आपका मिंट प्लांट रख दिया था, ठीक है, मिंट प्लांट रख दिया था, तो उसके बाद क्या हुआ? सेम बेल जार में ही ऑब्जर्व कि जो माउस है वो जिंदा रहा और जो कैंडल है वो कंटिन्यूअसली जलती रही। यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। सो प्रिस्ली हाइपोथाइज्ड दैट जो प्लांट है रिस्टोर करता है एयर, whatever brings whatever breathing animals and burning candle remove। जो भी आपकी ये कैंडल और एनिमल रिमूव कर रहा था उसको किसने उजागर कर दिया? दोबारा प्लांट ने कर दिया। अब ये देखो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, जैसे कि उसने लिया था बर्निंग कैंडल एंड द माउस सर्वाइव फॉर सम टाइम इन अ क्लोज जार, इसमें थोड़ी देर के लिए सर्वाइव करेंगे। कैंडल गेट एक्सटिंग्विश एंड द माउस डाइज आफ्टर सम टाइम, माउस जो है मर जाएगा। और दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया? प्लांट रख दिया इसमें, ठीक है, द बर्निंग ऑफ अ कैंडल कंटिन्यूज, तो कैंडल जलती रही, द माउस ऑल्सो रिमेन्स अलाइव, माउस भी जिंदा रहा, और जो प्लांट है वो प्लेस कर दिया जब हमने जार में। इसलिए का एक्सपेरिमेंट, जो प्लांट है रिस्टोर करता है ऑक्सीजन को, विच द बर्निंग कैंडल एंड द ब्रीदिंग एनिमल्स जो रिमूव कर रहे थे, ठीक है। फिर आपके पास जेन इंजन होज का एक्सपेरिमेंट है जिसमें 1730 से लेके 1799 तक उन्होंने काम किया है। उन्होंने कंक्लूड किया था कि जो एक्सपेरिमेंट सिमिलर टू प्रिस्ली था, एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने एक्वेटिक प्लांट वंस केप्ट इन ब्राइट लाइट एंड देन इन डार्क, जिसमें उन्होंने एक्वेटिक प्लांट लिया था, उसे ब्राइट लाइट सनलाइट में रखा था और फिर डार्क में रखा था। उन्होंने शो किया था कि जब प्लांट को रखा लाइट में तो स्मॉल बबल्स वर फॉर्म्ड अराउंड द ग्रीन पार्ट, तो स्मॉल बबल्स बन रहे थे आपके ग्रीन प्लांट के अराउंड, लेकिन कोई बबल अपर नहीं हुआ जब उसे डार्क में रखा था हमने। लेटर ये जो बबल्स थे आइडेंटिफाई हुए एज ऑक्सीजन बबल्स, कैसे आइडेंटिफाई हुए? एज ऑक्सीजन बबल्स। थस ही शोड दैट ओनली ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट कुड रिलीज ऑक्सीजन, कि ओनली जो ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट है वो रिलीज कर सकता है आपका ऑक्सीजन। ये ब्राइट सनलाइट है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है। ये पॉन्ड वीड उन्होंने रखा, ये आपका फ्लास्क है, ठीक है, उल्टा करके रखा है इसको और उसके ऊपर टेस्ट ट्यूब लगाई है। ये वाटर इसमें रखा था तो ये वाटर इसमें चला गया, और ये थर्मामीटर है आपका। यहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि प्लांट्स पॉन्ड वीड के थ्रू जो आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बबल्स है वो दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर ऑक्सीजन
ट्रैप हो गई है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट एनर्जी ग्लूकोज बनाता है प्लस ऑक्सीजन बनाता है। और C6 ये वाला आपका वो है कार्बन डाइऑक्साइड का इक्वेशन लिखा हुआ है, सी CO2 प्लस 6H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ये तो आपको बचपन से ही याद होगी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट एनर्जी C6H12O6 प्लस 6O2 आपके पास बनेंगे। ठीक है, इसका एक्सपेरिमेंट था, ये इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट का था। ऑक्सीजन प्रोडक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन्होंने दिया था, ये आपने याद रखना है। ठीक है, फिर दो डेफिनेशन आप यहाँ पे देख लो, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स किन्हें कहते हैं और असेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स किन्हें कहते हैं, ये आपके लेटर ऑन अभी चैप्टर में काम आएगा। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन से होते हैं, वो पिगमेंट जो एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को ऑफ सर्टेन वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। ठीक है, एब्जॉर्ब करेंगे लाइट को जिसमें आपकी सर्टेन वेवलेंथ इस्तेमाल हो रही है विजिबल स्पेक्ट्रम की। और एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन से होते हैं, दीज आर द पिगमेंट्स व्हिच एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी एंड पास इट ऑन द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ये कौन से हैं, जो एब्जॉर्ब करेंगे लाइट एनर्जी को और उसको पास ऑन करेंगे मेन जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है उनको पास ऑन करेंगे, बट डू नॉट कैरी आउट रिएक्शन देमसेल्व्स। और ये खुद कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, उन्हें एसेसरी पिगमेंट्स कहते हैं। फिर आते हैं जूलियस वॉन्स साच का एक्सपेरिमेंट होता है, ही शोड दैट अ ग्रीन सब्सटेंस जो कि आपका क्लोरोफिल है इज लोकेटेड इन अ स्पेशल बॉडी। हमें पता होता है कि वो स्पेशल बॉडी कौन सी है, क्लोरोप्लास्ट है, उसमें लोकेटेड होता है। ही प्रूव्ड प्रोवाइडेड एविडेंस, कब प्रोवाइड किया था, 1854 में, जिसमें प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड देन प्लांट्स ग्रो, जिसमें उन्होंने लिया था प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज होगा जो प्लांट ग्रो करेगा एंड ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ग्लूकोज कैसे स्टोर रहेगी, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ही फाउंड दैट द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स आर द प्लेसेस जहाँ ग्लूकोज मिलता है, क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट है, TW एंगलमैन का, 1843 से लेकर 1909 तक उन्होंने काम किया था। ही स्प्लिट द लाइट causing a prism into its component part and illuminated a green alga। क्या हुआ था, क्लेडोफोरा प्लेस्ड इन अ सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, क्लेडोफोरा पर प्लेस करके सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया लिया था। द बैक्टीरिया वर यूज्ड टू डिटेक्ट द साइट्स ऑफ ऑक्सीजन एवोल्यूशन। और जो बैक्टीरिया था वो किस लिए इस्तेमाल हुआ था, डिटेक्ट द साइट ऑफ ऑक्सीजन एवोल्यूशन। ही ऑब्जर्व्ड दैट द बैक्टीरिया एक्यूमुलेटेड मेनली इन द रीजन ऑफ ब्लू एंड रेड लाइट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। जो बैक्टीरिया थे वो आपके कहाँ आपको दिख रहे थे, उनका एक्यूमुलेशन कहाँ था, ब्लू और रेड लाइट पे विजिबल स्पेक्ट्रम की। जो एंगलमैन थे फर्स्ट थे टू डिस्क्राइब द एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। उन्होंने फर्स्ट टाइम एंगलमैन ने ही जो है वो डिस्क्राइब किया था आपका एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसमें एक्शन स्पेक्ट्रम जो है वो रिजेंबल रफली करता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। जो आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी उसको लिया था उन्होंने। कॉर्नेलिस वैन नील इन्होंने 1897 से लेकर 1985 तक किया था एक्सपेरिमेंट। बेस्ड ऑन दी एक्सपेरिमेंट विद पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया, उन्होंने क्या लिया था आपके पास, पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया उन्होंने लिया था, जिसमें ही मेड अ कंट्रीब्यूशन, माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया था इन अंडरस्टैंडिंग फोटोसिंथेसिस। ही डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द फोटोसिंथेसिस इज एक्चुअली अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। की फोटोसिंथेसिस क्या है आपका, एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। ठीक है, इन विच जो हाइड्रोजन है फ्रॉम द हाइड्रोजन डोनर रिड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड को टू कार्बोहाइड्रेट्स, रिड्यूस करता है टू कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि प्रेजेंट इक्वेशन जो हम दी जाती है उनसे, so H2A plus CO2 give rise in the presence of sunlight and chlorophyll give rise to 2A, H2O plus H2O, ठीक है, CH2O plus H2O। In green plants, water H2O is the hydrogen donor। कौन है हाइड्रोजन ग्रीन प्लांट्स में, आपके पास H2O आपका डोनर है एंड इज ऑक्सीडाइज्ड एंड इट इज ऑक्सीडाइज्ड टू ऑक्सीजन। ये क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड होता है टू ऑक्सीजन। जो पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है उसमें क्या यूज होता है आपका H2S यूज होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में H2O की जगह H2S इस्तेमाल होता है एज हाइड्रोजन डोनर। सो द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इज सल्फर। तो आपका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या बन जाता है, आपका सल्फर बन जाता है। ठीक है, नो ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस, और कोई ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होता है। कौन नहीं प्रोड्यूस करता है, ग्रीन और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया आपका फोटोसिंथेसिस टाइप का कुछ करते तो हैं लेकिन कोई ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होता है। Thus he inferred that the oxygens evolved by green plants during photosynthesis comes from H2O। उन्होंने क्या पता लगाया था कि फोटोसिंथेसिस के वक्त जो आपका ऑक्सीजन है वो कहाँ से आ रहा है, आपका H2O से आ रहा है। और पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में क्या इस्तेमाल हो रहा है उस ऑक्सीजन के लिए, आपके पास हाइड्रोजन डोनर कौन है उसमें, आपका H2S है। ठीक है, नॉट फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आ रही है। दिस वाज लेटर प्रूव्ड बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन। ये जो हमने लेटर ऑन प्रूव किया था विद द हेल्प ऑफ आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन।
इसमें आपका H18 4 ट्वाइस O यूज़ हुआ था। ओवरऑल करेक्ट इक्वेशन जो फोटोसिंथेसिस की बनती है वो 6CO2 + 12H2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल C6H12O6 + 6H2O + 6O2। ये आपकी रिएक्शन है, ये आप 6th-7th क्लास से आई थिंक पढ़ते आ रहे हैं। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस का जो मेनली होता है ग्रीन लीव्स में होता है, टू सम एक्सटेंट इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट भी होता है। इट टेक प्लेस इन द सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। अब जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो फाउंड होता है इन लार्ज नंबर इन मीजोफिल सेल्स। हमें पता है कि जो क्लोरोफिल है वो कहाँ मिलता है? आपको मीजोफिल सेल्स में मिलता है। जो क्लोरोप्लास्ट है वो अलाइन करता है देमसेल्व्स अलोंग विद द वॉल्स ऑफ द मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स के अलोंग साइड ये प्रेजेंट होता है इन सच अ वे दैट गेट मैक्सिमम क्वांटिटी, ताकि उसको मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट मिल सके। दे विल बी अलाइंड विद अ फ्लैट सरफेस पैरेलल टू द वॉल under low and optimum light intensities and perpendicular to the wall when the intensities are high। अगर आपकी जो इंटेंसिटी है लाइट होगी तो आपको सरफेस पैरेलल दिखेंगे और परपेंडिकुलर दिखेंगे टू द वॉल व्हेन इंटेंसिटी जो है वो हायर रहेगी। ये आपका डायग्राम है जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ सेक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है, जिसमें ये वाली आउटर लेयर है, ये अंदर वाली इनर लेयर है, ठीक है। ये आपका स्ट्रोमा लेमिला है, ये बड़ा वाला आपका स्ट्रोमा लेमिला है, ठीक है। ये जो पोर्शन व्हाइट व्हाइट दिख रहा है वो आपका स्ट्रोमा है, ठीक है। ये एक एक करके आपके ग्रेनाज हैं। ये ब्लैक वाला आपका लिपिड ड्रॉपलेट्स है, ये आपका स्टार्च ग्रैन्यूल्स मौजूद है, ये आपके राइबोसोम्स पड़े हैं, ठीक है। ये आपके राइबोसोम्स पड़े हैं। अब यहाँ पे देखो, देयर इज अ क्लियर डिवीजन ऑफ लीवर विद इन द क्लोरोप्लास्ट। जो आपकी एक क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर दिखती है विद इन द क्लोरोप्लास्ट, जिसमें जो मेम्ब्रेन सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिबल है आपका फोटोकेमिकल फेज के लिए। एक मिनट बच्चों। हाँ, हम डिस्कस कर रहे थे कि एक क्लियर डिवीजन ऑफ लीवर था विद इन द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, जिसमें जो मेम्ब्रेन सिस्टम है वो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोकेमिकल फेज के लिए। किसके रिस्पॉन्सिबल होता है? फोटोकेमिकल फेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जहाँ पे सिंथेसिस होता है एटीपी का और एनएडीपीएच का। जहाँ पे स्ट्रोमा जो है उसके पास एंजाइम्स होते हैं, ये आपका स्ट्रोमा यहाँ पर मौजूद है। उसके पास एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं ताकि वो रिडक्शन कर सके आपके कार्बन डाइऑक्साइड को इनटू कार्बोहाइड्रेट्स और फॉर्मेशन कर सके आपके शुगर का, ठीक है। यहाँ पर अभी देखो, जो पिगमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इन मेम्ब्रेन सिस्टम, जो पिगमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, द पिगमेंट्स जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं मेम्ब्रेन सिस्टम में। अब यहाँ पे एक ग्रे मैटर देखो, जो मिथाइल ग्रुप है CH3 है, इन क्लोरोफिल ए रिप्लेस हो जाता है बाय CHO और एल्डिहाइड ग्रुप इन क्लोरोफिल बी। आपने क्या ध्यान रखना है, जो CH3 है क्लोरोफिल ए में, वो रिप्लेस किससे हो जाता है? आपका CHO से इन क्लोरोफिल बी। ये इंफॉर्मेशन है, आगे मेरी आगे काम आएगी आपको। तो पिगमेंट्स इन्वॉल्व जो होते हैं फोटोसिंथेसिस में वो 4 पिगमेंट्स होते हैं। कौन-कौन से? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन एंड ज़ेनथोफिल्स, जो कि एक कैरोटीनॉइड्स है। ये आपका क्लोरोफिल ए का डायग्राम है, ठीक है। क्लोरोफिल ए का डायग्राम है। यहाँ पे ये CH3 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। क्लोरोफिल ए C55, तो ये भी आ जाता है आपको फॉर्म, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया हुआ है आई थिंक, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला क्या है? C55 पर H22O5N4Mg, O5N4Mg। ये आपका ब्राइट ग्रीन और ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है। जो क्लोरोफिल बी है उसमें ये सेम है, ये 70 हो गया है इसमें, और O6 हो गया है, N4 सेम रहेगा और Mg सेम रहेगा। तो क्लोरोफिल ए में आपने देखना है H72 और O5 होता है, जबकि क्लोरोफिल बी में आपके पास जो H70 होता है और O6 होता है। ये मेन डिफरेंस होता है, बाकी फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है। और ये येलोइश ग्रीन कलर का होता है। जो ज़ेनथोफिल है आपका ल्यूटिन, ल्यूटिन होता है, और C40H56O2 होता है ये, ठीक है। और ये येलो कलर का होता है। कैरोटीन्स जो होते हैं आपके वो C40H56, इनमें भी ज़्यादा कोई अंतर है नहीं, ठीक है। ऑक्सीजन का फ़र्क होता है सिर्फ ज़ेनथोफिल और कैरोटीन में। ऑरेंज और रेडिश कलर का ये होता है। उसके बाद आता है चीफ और मेन पिगमेंट्स जो कि एसोसिएटेड होते हैं विद फोटोसिंथेसिस, तो वो हमारा क्लोरोफिल ए है। एक्सेसरी पिगमेंट में अगर हम बात करें तो वही जो बचे हैं, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड जिसमें कैरोटीन और ज़ेनथोफिल्स आ जाएँगे। जो एक्सेसरी पिगमेंट है वो हेल्प करते हैं 2 तरीके से। सबसे पहले जो थैलाकोइड पिगमेंट होता है लाइक ज़ेनथोफिल एंड कैरोटीन, वो एब्ज़ॉर्ब करते हैं लाइट को फ्रॉम द मिड पार्ट ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम लाइट। कहाँ से? फ्रॉम द मिड पार्ट ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम लाइट। तो इसलिए वाइडन करते हैं एब्ज़ॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को, वाइडन करते हैं। एक
एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को। क्लोरोफिल बी और ज़ेंथोफिल और कैरोटीन्स जो है वो ऑल्सो प्रोटेक्ट करते हैं क्लोरोफिल ए को फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है वो पोजेस करता है टू टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की बात हो रही है अब, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है, जिसमें आपका बैक्टीरियो क्लोरोफिल जो है वो इट इज सेवरल टाइप्स का होता है, जैसे कि बैक्टीरियो विरिडिन जिसमें आपका क्लोरोबियम क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल है, ये उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है C55H74। अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपका जो क्लोरोफिल ए है उसमें H72 होता है, और जो आपका ये बैक्टीरियल क्लोरोफिल है उसमें जो H74 होता है, ठीक है, O6 हुआ, N4, ठीक है, हैज एन एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ C55H74O6N4 Mg होता है, ठीक है। बैक्टीरियो क्लोरोफिल की हम बात कर रहे हैं, तो बैक्टीरियो विरिडिन क्लोरोबियम क्लोरोफिल होता है ये। फिर फाइकोबिलेंस आते हैं, इज अ ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फाइकोबिलेंस भी क्या है, एक ग्रुप है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का, जो कि फाउंड होता है आपका रेड एल्गी में और साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी में। किसमें फाउंड होता है, रेड एल्गी में और साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी में। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आपका प्रेजेंट होता है रेड एल्गी में और आपके पास साइनोबैक्टीरिया में, तो क्या कहोगे आप, फाइकोबिलेंस। कौन सा प्रेजेंट होता है, फाइकोबिलेंस, ये आपके पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये ग्राफ शो किया गया है आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का, ये हम पढ़ेंगे ऑफ क्लोरोफिल ए बी एंड द कैरोटिनॉइड्स। यहाँ पर आप देख लो ये वाला जो ग्राफ है आपका, ये बढ़ता हुआ एंड देन 700 नैनोमीटर तक आते आते हुए फिर स्पाइक करता हुआ, दो जगह स्पाइक कर रहा है ये, एक यहाँ और एक यहाँ। ये है आपका क्लोरोफिल ए, ठीक है, ये है आपका क्लोरोफिल ए। उसके बाद येलो वाला, सॉरी पहले बी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे ये स्पार्क कर रहा है अराउंड 500 के करीब, ठीक है, और अगेन ये थोड़ा सा स्पाइक करेगा 600 के बाद। तो ये दो जगह स्पाइक कर रहा है क्लोरोफिल बी, और ये येलो वाला आपका कैरोटिनॉइड्स है, ठीक है। अब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखो, जो कर्व है वो शो करते हैं अमाउंट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कितने अमाउंट ऑफ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल ए और बी है जो मैक्सिमम लाइट शो करते हैं ब्लू, वॉयलेट और रेड वेवलेंथ पर। ब्लू वॉयलेट पर और रेड वेवलेंथ पर ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करते हैं लाइट का। अब आते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम पर। ये है ग्राफ आपका शोइंग एक्शन स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पर आप देखेंगे द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मेजर इन O2 रिलीज, ये आपका ऐसा दिख रहा है, ठीक है। जो कर्व है वो डिपिक्ट करता है रिलेटिव रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो ये शो करता है मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस इन ब्लू वॉयलेट एंड रेड पार्ट ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम लाइट। जो प्लांट है वो एब्जॉर्ब करता है 400 से 700 नैनोमीटर लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, और जो बेस्ट वेवलेंथ है वो है 425 460, जो है वो ब्लू रेंज है। फोर आपकी सॉरी 425 से लेके 460 तक है ब्लू रेंज है, और 600 से 700 तक आपकी 700 नैनोमीटर तक आपकी रेड रेंज आती है, ठीक है। फिर जो एक्शन स्पेक्ट्रम है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है और एक्शन स्पेक्ट्रम जो है आपका वो कोइंसाइड करता है क्लोजली। तो इनकी जो फोटोसिंथेसिस है वो मैक्सिमम होती है एट अ ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पे देखो हमने ये पढ़ा, यहाँ पे ब्लू लाइट और यहाँ पर रेड लाइट मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पर ये आपका ब्लू रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, और ये आपकी सॉरी ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, और ब्लू वाला आपका एब्जॉर्प्शन है। यहाँ पर मैक्स एब्जॉर्प्शन है, यहाँ पे मैक्स एब्जॉर्प्शन है। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट इन नैनोमीटर, जो ग्राफ है वो क्या शो करता है, एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस सुपर इम्पोज्ड ऑफ ऑन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए। अब आते हैं इमर्सन इफेक्ट किसे कहते हैं, इमर्सन इफेक्ट किसे कहते हैं। इमर्सन एट अटल इन 1987 में एक्सपोज्ड यूनिसेलुलर एल्गी क्लोरेला टू मोनोक्रोमेटिक लाइट। उन्होंने क्या किया, जो आपकी यूनिसेलुलर एल्गा है क्लोरेला, उसको मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी ओनली वन वेवलेंथ ऑफ लाइट एट अ टाइम उसको एक्सपोज किया था। मेजर किया कि जो फोटोसिंथेटिक यील्ड है इन टर्म्स ऑफ क्वांटम यील्ड, जैसे कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इवॉल्व्ड पर लाइट क्वांटा एब्जॉर्ब जो हुई थी, ठीक है। इट वाज ऑब्जर्व्ड कि जो क्वांटम यील्ड है फोटोसिंथेसिस की डिक्रीज हुई वेरी शार्पली टुवर्ड्स फार रेड। उन्होंने क्या कहा कि जो फोटोसिंथेसिस हो रही थी, क्वांटम यील्ड ऑफ फोटोसिंथेसिस हो रही थी, वो शार्पली डिक्रीज कर गई जैसे ही फार रेड की तरफ पहुंचे, यानी अबव 780 नैनोमीटर हम पहुंचे रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम के। तो फॉल ऑफ फोटोसिंथेटिक यील्ड बियॉन्ड रेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड इमर्सन्स फर्स्ट इफेक्ट।
और जिसे हम रेड ड्रॉप भी कहते हैं। इन अनदर एक्सपेरिमेंट ऑफ इमर्सन एंड अटल उन्होंने ऑब्जर्व किया जो क्वांटम यील्ड है इनहांस हुई इफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ जैसे कि 780 नैनोमीटर और अबव दी गई एंड शॉर्टर वेवलेंथ बिलो 600 नैनोमीटर वर गिवन साइमल्टेनियसली। अगर दोनों साथ में दे रहे हैं, एक तो लॉन्गर वेवलेंथ दे रहे हैं जिसमें 680 नैनोमीटर से अबव है और शॉर्टर वेवलेंथ दे रहे हैं जो 680 नैनोमीटर से कम है, ठीक, साइमल्टेनियसली, तो इट वाज ऑब्जर्व्ड कि जो फोटोसिंथेटिक यील्ड है वो हायर हो गई देन द सम टोटल ऑफ फोटोसिंथेटिक यील्ड ऑफ द टू वेव्स गिवन सेपरेटली। जो ये अलग अलग दे रही थी अबव और लो पर, उससे ज्यादा इन्होंने मिलाकर भी इन्होंने जो एब्जॉर्ब किया कि फोटोसिंथेटिक यील्ड जो है वो हायर है देन द सम टोटल ऑफ इट। ठीक है, तो enhancement of photosynthetic yield by the combined effect of short and long wavelength of light is known as emerson second effect, इसे हम कहते हैं, जिसे हम emerson enhancement effect कहते हैं। कैसे होता है ये? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल्स यहाँ मौजूद होते हैं अराउंड अ ट्रैप सेंटर इन अ फोटोसिंथेटिक यूनिट। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ टू इंटरकनेक्टेड पिगमेंट सिस्टम विद सम कॉमन पिगमेंट्स, उसके पास कुछ कॉमन पिगमेंट्स होते हैं और कुछ आपके इंटरकनेक्टेड पिगमेंट होते हैं। अब ये कौन से हैं? जैसे कि फोटो सिस्टम पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन द इनर साइड ऑफ थैलाकोइड मेम्ब्रेन। जो आपकी थैलाकोइड मेम्ब्रेन होती है उसके इनर साइड पर जो है वो आपके पिगमेंट्स जो है रखे होते हैं इन इनटू डिस्क्रीट इनटू डिस्क्रीट सॉरी इनटू डिस्क्रीट फोटो सिस्टम। कौन कौन से होते हैं फोटो सिस्टम? आपके फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। ईच फोटो सिस्टम के पास वन स्पेसिफिक क्लोरोफिल ए है, मेनी अदर पिगमेंट्स बाउंड बाय द प्रोटीन से बाउंड होते हैं। क्लोरोफिल ए जो है वो फॉर्म करता है आपका रिएक्शन सेंटर, जहाँ पे जो एक्चुअल रिएक्शन है वो होती है। जो अदर पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है फ्रॉम द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ऑल्सो कॉल्ड एंटीना भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, फोटो सिस्टम 1 की बात कर लेते हैं। जो फोटो सिस्टम 1 है, photo centers have P700 है along with the other pigment molecules which absorb the light at or below 700 नैनोमीटर पर ये लाइट लेते हैं। फोटोसिस्टम 1 जो रिएक्शन सेंटर है इज P700 which is a chlorophyll A molecule that absorbed light at 700 मीटर। तो फोटोसिस्टम क्या है? एक तरीके से क्लोरोफिल ए है जो एब्जॉर्ब करेगा लाइट को एट 700 नैनोमीटर। जो इलेक्ट्रॉन है कैरी करते हैं PS1 आर पैराडॉक्सिन। कौन सी जो इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं PS1 के? पैराडॉक्सिन हो गया, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स हो गया, प्लास्टोक्विनोन हो गया, साइटोक्रोम F हो गया और प्लास्टोसाइनिन होता है। PS1 पार्टिसिपेट करता है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में एज वेल एज इन नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, दोनों में करता है। अब यहाँ पर देखो, ये आपके फोटोन्स हैं, ये आपके एंटीना पिगमेंट्स है। इसकी तरफ जा रहे हैं क्लोरोफिल ए, P700 की तरफ जा रहे हैं, ये आपका रिएक्शन सेंटर है। ठीक है, फिर यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर जाएंगे, फिर पैराडॉक्सिन के पास जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स है ADP प्लस फॉस्फेट आयन बन के आपका ATP का फॉर्मेशन करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स अगेन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में, देन इलेक्ट्रॉन्स अगेन इन साइटोक्रोम F में और देन अगेन इन प्लास्टोक्यूनॉन, ठीक, प्लास्टोसाइनिन। ये आपको फोटो सिस्टम 1 है। फोटो सिस्टम 2 की बात कर लेते हैं। जो फोटो सिस्टम 2 है आपका, द फोटो सेंटर P680 along with the other pigments which absorb light at or below 680 नैनोमीटर। फोटो सिस्टम 2 क्या है? रिएक्शन सेंटर है जिसमें P680 जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है वो एब्जॉर्ब करेगा लाइट एट 680 नैनोमीटर। जो इलेक्ट्रॉन कैरी होते हैं फोटो सिस्टम 2 में वो कौन करता है? क्यूनोन, पियोफाइटिन, प्लास्टोक्यूनोन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसाइनिन कॉमन जो होता है बोथ PS1 और 2 में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 680 नैनोमीटर है, इसमें आपकी वाटर की स्प्लिटिंग होती है। ये जहाँ पे जो हाइड्रोजन H2 है वो ऑक्सीजन का वो बनेगा। ठीक है, तो 2H2O आपका वाटर स्प्लिटिंग, जिसे फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी कहते हैं, वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम यहाँ पे इस्तेमाल होगा। 4 इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे प्लस O2 प्लस 4H पॉजिटिव बनेंगे। जो ये मैं आपको बाद में बताती हूँ, टेकन अप बाय द NADPH वो बाद में होगा। ठीक है, ये रिएक्शन सेंटर है आपका क्लोरोफिल ए का, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्यूनोन के पास, फिर पियोफाइटिन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स फिर प्लास्टोक्यूनोन के पास एंड देन 4 इलेक्ट्रॉन्स अगेन इन साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास, देन 4 इलेक्ट्रॉन्स इन प्लास्टोसाइनिन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन जो मूव है वो कर जाएंगे PS1 में। यहाँ पे जो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है आपका NADP उठा लेगा इसे नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन में। ठीक है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अब लाइट गैदरिंग और एनर्जी कैप्चर, एनर्जी ट्रांसफर, इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स है परफॉर्म करते हैं फॉलोइंग बेसिक फंक्शंस ऑफ लाइट गैदरिंग, जिसमें जो बेटर टर्म्ड लाइट हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स है इज
मैक्सिमाइजिंग द कन्वर्जन ऑफ लाइट क्वांटा इनटू डिफरेंट केमिकल इंटरमीडिएट्स और हाई एनर्जी ऑर्डर। सबसे पहले उसमें क्या आता है, आपका लाइट एब्जॉर्प्शन आता है, जिसमें एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो कैप्चर की जाती है बाय एंटीना पिगमेंट्स और मॉलिक्यूल्स, एंड इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, एंड देयरफॉर जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है। एक्साइटेशन एनर्जी ट्रांसफर करती है थ्रू द एंटीना टू द रिएक्शन सेंटर, which is a specialized form of pigment है from which the electron is excited। अब एनर्जी ट्रांसफर होगी, जो एनर्जी energized इलेक्ट्रॉन है फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर एक्सेप्टेड होता है बाय केमिकल एक्सेप्टर, ठीक है, जिसमें ऑक्सीडाइज्ड रिएक्शन सेंटर जो है रिड्यूस होता है बाय एन इलेक्ट्रॉन ईदर फ्रॉम इनऑर्गेनिक वाटर से और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। अब जो पिगमेंट एंटीना है वो मैकेनिज्म है फॉर गैदरिंग क्वांटा in low light to drive a process which requires a several quanta। This help the reaction center to gather maximum light from the visible spectrum। ये आपने वो कर लेना है, बस ये कुछ नहीं कह रहा है। हमने जो पढ़ा था कि वो फोटोन से एंटीना पिगमेंट लेंगे, फिर वो रिएक्शन सेंटर की तरफ देंगे, वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा और ऐसे एनर्जी ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटोन ट्रांसपोर्ट इन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन का जैसे ट्रांसफर होगा इन आपके पास ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है वो रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स होता है और फॉलोइंग इवेंट्स उसमें होते हैं। सबसे पहले वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स होता है इन द ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड। जो आपको थैलाकॉइड का ल्यूमेन है वहां पर आपकी वाटर की स्प्लिटिंग होती है। पीएस2 कॉम्प्लेक्स इस्तेमाल होता है। फिर इलेक्ट्रॉन कैरियर इंटरमीडिएट्स आते हैं, पीएस1 कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन कैरियर जो कि रिड्यूस करते हैं एनएडीपी को टू एनएडीपीएच प्लस एच पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, फिर फोटोसिंथेटिक यूनिट कौन कौन से होते हैं, द असेंबलीज ऑफ क्लोरोफिल एंड द अदर एसेसरी पिगमेंट्स एंड रिएक्शन सेंटर, वो कॉन्स्टिट्यूट करता है आपका फोटोसिंथेटिक यूनिट्स। तो अगर पूछा जाए कि फोटोसिंथेटिक यूनिट में क्या क्या आता है, तो आप कहोगे क्लोरोफिल आता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आते हैं और रिएक्शन सेंटर आता है। अब करते हैं बात फोटोसिंथेटिक रिएक्शन सेंटर होता क्या है। ये एक कॉम्प्लेक्स है सेवरल प्रोटीन्स का, जिसमें जो आपका क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स है और कुछ को फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इट हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, जो कि एनर्जी है आपकी फोटोन की, इनटू केमिकल एनर्जी, जो कि आपकी एटीपी बनेगी इन स्टेप वाइज मैनर। जो रिएक्शन सेंटर है वो गैदर करता है एक्साइटेशन एनर्जी को फ्रॉम लाइट हार्वेस्टिंग एंटीना सिस्टम एंड पास इट थ्रू वेरियस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से पास थ्रू कराता है। जो रिएक्शन सेंटर है PS1 का इज P700 और जो रिएक्शन सेंटर है PS2 का इज 680। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जो आपके लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में होते हैं उसमें आपके पास 250 से लेके 400 पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो बाउंड होते हैं प्रोटीन्स के साथ। किसके साथ बाउंड होते हैं, प्रोटीन्स के साथ बाइंड होते हैं। प्रीडोमिनेंटली क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल्स एंड कैरोटीनॉइन विद वन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होता है। ठीक है, वाटर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC, या जिसे हम एंटीना भी कहते हैं, ये ऑल द पिगमेंट्स जो होते हैं आपके फोटो सिस्टम के, जैसे क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स, वो बाउंड होते हैं विद प्रोटीन्स एक्सेप्ट द पिगमेंट मॉलिक्यूल क्लोरोफिल ए, जो फॉर्म करता है आपका रिएक्शन सेंटर। अब LHC जो है वो प्रेजेंट होता है आपका बोथ PS1 और PS2 में। LHC जो है वो हेल्प करता है एब्जॉर्बिंग डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, दस हेल्प इन मेकिंग द फोटोसिंथेसिस मोर एफिशिएंट, बनाता है फोटोसिंथेसिस को। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करें तो दो स्टेप्स में हो जाता है। पहले होता है लाइट रिएक्शन, या जिसे हम फोटोकेमिकल फेज कहते हैं, और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन, जिसे हम बायोसिंथेटिक फेज कहते हैं। जो लाइट रिएक्शन या फोटोकेमिकल फेज होता है वो डिपेंडेंट होता है सनलाइट पे, और जो डार्क रिएक्शन बायोसिंथेटिक फेज होता है वो नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन सनलाइट बट डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ सनलाइट रिएक्शन। जो उसके लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स बनेंगे उन पर डिपेंडेंट होता है। एटीपी और NADPH2 इसमें जनरेट होता है, और डार्क रिएक्शन में आपका ATP प्लस NADPH2 कंज्यूम होता है। ठीक है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर आपका फोटोकेमिकल स्पेस पर होता है, यानी लाइट रिएक्शन होता है अगर होता है, जिसमें ऑक्सीजन लिबरेट होती है। डार्क रिएक्शन में बायोसिंथेटिक फेज में आपका रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, और कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म होते हैं। लाइट रिएक्शन फोटोकेमिकल रिएक्शन में कहाँ होती है, ग्रेना, ये पूछा जा चुका है, ग्रेना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में होता है। और जो डार्क रिएक्शन होता है वो आपका स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में होती है। अब फोटोलिसिस ऑफ वाटर से शुरू करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता क्या है। ये प्रोसेस है ब्रेकडाउन ऑफ वाटर का into H positive and OH negative ions by the chlorophyll molecules, making यूज ऑफ सोलर एनर्जी का, ताकि हम इस्तेमाल कर सकें। फोटोलिसिस ऑफ वाटर आपका हिल रिएक्शन में था, हिल्स का रिएक्शन है। हिल्स रिएक्शन में इसे कहते हैं मतलब, क्योंकि रॉबर्ट हिल ने ये दी थी 1939 में। फर्स्ट पर्सन था जिन्होंने फॉर्मुलेट किया था लाइट ड्रिवन रिएक्शन को टू ऑफ फोटोसिंथेसिस रेफर्ड एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जो लाइट डिपेंडेंट स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है इज कॉल्ड फोटोलिसिस ऑफ वाटर। जो प्रोसेस है वो टेक प्लेस करता है कहाँ पे, ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड। अगर ये पूछा जाए कि ये कहाँ होता है, तो ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड में ही होता है, जिसमें जब आपका 680 जो है वो एब्जॉर्ब करता है सफिशिएंट लाइट एनर्जी
तो और एक्साइट होता है, ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन्स टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। अब इसमें 680 जो है वो बन जाता है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्प्लिट करता है मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को टू रिलीज ऑक्सीजन रिलीज करवाता है। मैंगनीज, क्लोरीन, क्लोराइड और कैल्शियम प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल इन फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसमें जो आपका मैंगनीज है, क्लोरीन है और आपका कैल्शियम है, ये आपके इस्तेमाल होते हैं फॉर फोटोलिसिस ऑफ वाटर। जो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं प्रोसेस में वो रिप्लेस करते हैं इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द 680 नैनोमीटर। जो जनरेट होते हैं प्रोसेस में वो रिप्लेस कर दिए जाते हैं बाय जो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट में है 6 बाय P680। जो प्रोटॉन है यूज होते हैं फॉर रिड्यूसिंग NADP टू NADPH। जो ऑक्सीजन है वो लिबरेट की जाती है एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। देखो 2H2O वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम इस्तेमाल होगा और आपके पास मैंगनीज, कैल्शियम और क्लोराइड आपके पास इस्तेमाल होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो अब 4H पॉजिटिव O2 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव ये होगा। P680 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हेल्प करता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू इट्स कंपोनेंट। मैंगनीज एक इंपॉर्टेंट मेटल है आपका वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम कॉम्प्लेक्स में। यहाँ शायद गलती से मैग्नीशियम लिख दिया है, ये गलत है, ठीक है, मैंगनीज लिखना था। फिर आता है लाइट रिएक्शन। क्या होता है? सेट ऑफ रिएक्शन है जो डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है लाइट पे और टेक प्लेस होता है इन द ग्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। लाइट रिएक्शन पूछा जाए या आपके पास फोटोकेमिकल फेज पूछा जाए तो दोनों ही कहाँ होते हैं आपके ग्रेना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। और डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? स्ट्रोमा में। अब बात करते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन की। ये प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी का क्लोरोप्लास्ट में, मेकिंग यूज ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी का यूज करके एटीपी बनाना है क्लोरोप्लास्ट में। प्रोटॉन जो है वो फॉर्म करता है ड्यूरिंग फोटोलिसिस ऑफ वाटर, एक्यूमुलेट करता है इनसाइड द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है। ठीक है, जो एनर्जी रिलीज होती है बाय प्रोटॉन्स जब उसे डिफ्यूज किया जाता है अक्रॉस द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन इनटू द स्ट्रोमा फॉलोइंग H पॉजिटिव कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यूज होता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। तो ये दो तरीके से होता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का क्या मतलब है? इसमें इट अकर्स इन द मेम्ब्रेन ऑफ लेमिला ऑफ ग्रेना। जो आपकी लेमिला ऑफ ग्रेना है उसमें ये होता है और जिसमें बोथ PS1 और PS2 एज वेल एज NADP रिडक्टेज एंजाइम्स जो हैं वो मिल जाते हैं। देन जो P680 PS2 जो है एक्वायर करता है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी, एक्साइट होता है और एमिट करता है इलेक्ट्रॉन्स को। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है आपके पास? जब इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट मूव्ड इन अ क्लोज सर्कल्स और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सपेल होते हैं फ्रॉम 680 रिएक्शन सेंटर और कभी वापस नहीं आते, उसे हम कहते हैं नॉन साइक्लिक। ठीक है, तो व्हेन 680 PS2 एक्वायर करता है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी, बिकम एक्साइटेड और एमिट करता है इलेक्ट्रॉन्स। अब जो इलेक्ट्रॉन्स है विद हायर एनर्जी रन डाउन करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, कंसिस्ट करते हैं एक प्राइमरी एक्सेप्टर्स को प्लास्टोक्यूनोन कहते हैं। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स हो गया आपका, प्लास्टोसाइनिन हो गया, टू P700 जो ट्रांसफर करेगा देम टू पैराडॉक्सिन। ठीक है, अब पैराडॉक्सिन इन टर्न्स पहले यहाँ पे ये डिस्कस कर लो। ठीक है, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का फ्लो दिखाया है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन दिखाया है। यहाँ पे स्केल दिया हुआ है रेडॉक्स पोटेंशियल का, ये इतना जानने की आपको जरूरत नहीं है, यहाँ से शुरू करो। लाइट एनर्जी है, फोटो सिस्टम 2 पर गिरेगी, एंटीना मॉलिक्यूल से रिएक्शन सेंटर पर जाएगी जो कि P680 है यानी PS2 है। यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगा। ठीक है, तो H2O से फोटोलिसिस हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन गए, हाफ O2 बना और 2H पॉजिटिव यहाँ आ गए। ठीक है, ये रिलीज आउट होंगे। ये रिएक्शन सेंटर है आपका। 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए, क्विनोन के पास गए जो आपका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। क्या है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स डाउन द हिल जाएंगे, फाइटो थियोफाइटिन इसे कहते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स फिर प्लास्टोक्यूनोन के पास जाएंगे, साइटोक्रोम B6F के पास कॉम्प्लेक्स जाएंगे, ADP प्लस PI से फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा, ATP बनेगा। ठीक है, फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रहा है। फिर प्लास्टोसाइनिन के पास जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंटीना मॉलिक्यूल्स PS1 के पास जाएंगे, रिएक्शन सेंटर हो गया P700, रिएक्शन सेंटर है लाइट। यहाँ से अगेन इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे, आपके पास यहाँ जाएंगे इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स के पास, 2 इलेक्ट्रॉन्स NADP प्लस H पॉजिटिव बनेगा, NADPH2 बनेगा और रिड्यूस हो रहेगा और उसके बाद कार्बन रिएक्शन शुरू हो जाएगी। ये जो 2H इलेक्ट्रॉन्स है ये कहाँ जाएंगे? यहाँ पे NADP के साथ H2H पॉजिटिव पर ये मिलने जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आगे थे हम। पैराडॉक्सिन इन टर्न जो है वो ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन्स को टू FANAD
विच बिलोंग्स टू प्रोटॉन रिड्यूस टू, अब यहाँ पे ये बन गया NADPH2, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट जो हुए थे PS2 से वो रिप्लेस किए जाते हैं बाय इलेक्ट्रॉन्स जनरेटेड बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। जो आपके PS2 से इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट हुए थे उन्हें कौन रिप्लेस कर देता है, जब स्प्लिटिंग हुई वाटर की और वहां से जो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए, इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय द PS2 कभी वापस नहीं आते, और इसी वही यूज होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ एटीपी फॉर्मेशन, जिसे हम कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी देख लेते हैं। ये अक्कर होती है आपके स्ट्रोमा लेमिना में ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि यहाँ पे PS2 एज वेल एज NADP रिडक्टेज एंजाइम जो है वो एब्सेंट होता है। क्या क्या एब्सेंट होता है, PS2 एब्सेंट हुआ और NADP रिडक्टेज एंजाइम जो है वो आपका एब्सेंट होगा। कहाँ एब्सेंट होता है, ये स्ट्रोमा लेमिले में, ठीक है। तो ये वहाँ होती है। PS1 जो P700 है वो एक्टिवेट होता है लाइट के थ्रू और रेज होता है टू हायर, सॉरी, जो अक्कर होता है आपका स्ट्रोमा लेमिलियम में, क्योंकि यहाँ पे PS2 और एज वेल एज NADP रिडक्टेज जो है एंजाइम वो एब्सेंट होता है। जो PS1 यानी P700 एक्टिवेट होता है बाय लाइट, रेज करता है टू हाई एनर्जी लेवल और इमिट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पर एक बार इसको देख लेते हैं पहले। तो ये आपका फोटो सिस्टम 1 है। लाइट इस पर पड़ रही है, ये एंटीना मॉलिक्यूल्स के पास जाएगी। एंटीना मॉलिक्यूल से P700 जो आपका रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल ए, उससे वही इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएंगे, फिर ये पैराडॉक्सिन को भेजेंगे, ये आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ठीक है। फिर साइटोक्रोम B6 के पास जाएंगे जहाँ पर ADP से अगेन ATP जनरेट होगा, साइटोक्रोम F के पास एंड अगेन वापस इसके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो जो PS1 एक्टिवेट होता है बाय लाइट, रिलीज करता है टू हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन, एमिट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैप्चर कर देता है बाय प्राइमरी एक्सेप्टर जो पास करेगा उसको टू पैराडॉक्सिन, फिर प्लास्टो क्यूनॉन के पास, फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास, फिर प्लास्टो साइनिन के पास। फाइनली ये डी एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स P700 के पास वापस आ जाते हैं। सिंस जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कम बैक वापस टू P700, तो इसमें जो एटीपी फॉर्मेशन होता है इज नोन एज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। अब ये देखो रिएक्शन सेंटर, फोटो सेंटर या रिएक्शन सेंटर क्या होता है, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स का ही होता है जो एक्सपेल करता है इलेक्ट्रॉन्स को आफ्टर एक्साइटेशन टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फॉर द जनरेशन ऑफ एटीपी इन PS1 एंड PS2। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इन अ क्लोज्ड सर्कल, हियर इलेक्ट्रॉन्स एक्सपेल्ड फ्रॉम 700 रिएक्शन सेंटर और रिटर्न आ जाते हैं इसके पास, इसे कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब इसे कहते हैं कीमियो ऑस्मेटिक फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे ये नॉन साइक्लिक लिख दिया मैंने गलती से, ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है। इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे क्लोज सर्कल में, इलेक्ट्रॉन्स एक्सपेल्ड हुए 700 के पास और रिटर्न वापस आ गए उसके पास, तो आप क्या कहोगे वो कैसा है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है। केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या कहता है, केमियो ऑस्मोसिस फर्स्ट हाइपोथेसाइज करते हैं बाय द ब्रिटिश केमियो फिजिसिस्ट पीटर डेनिस मिचेल को, ठीक है। किसने दिया था कि केमी ऑस्मोसिस फर्स्ट जो है वो हाइपोथेसाइज किया था पीटर डेनिस मिचेल ने। अब यहाँ पे केमी ऑस्मोटिक फोटोसिंथेसिस को हम डिस्कस कर लेते हैं, एक मिनट। हुँ, यहाँ पे देखो, केमी ऑस्मोटिक फोटोसिंथेसिस जो है हैज़ बीन पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एटीपी सिंथेसिस कैसा होता है, उस मैकेनिज्म को देखने के लिए हुआ है। एटीपी सिंथेसिस लिंक होता है टू डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडिएंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड। जो थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन होती है उसके लिंक में एक प्रोटॉन ग्रेडिएंट होता है, उस पर ये होता है। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर सिस्टम, जो प्रोटॉन्स हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं इनसाइड थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। कहाँ हो जाते हैं, इनसाइड थैलाकॉइड मेम्ब्रेन ये ट्रैप हो जाते हैं। सिंस जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है और फोटोलिसिस है वो टेक प्लेस करती है ऑन द इनर साइड ऑफ द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, यानी अगर ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है तो इनर साइड पर आपका फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, जो प्रोटॉन प्रोड्यूस्ड होते हैं विद इन द ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स आर पास्ड थ्रू फोटो सिस्टम्स एंड प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और जो प्रोटॉन्स है वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन। दिस हैपेंस बिकॉज जो प्रोटॉन है वो रिमूव किया जाता है फ्रॉम द स्टोमा फॉर द फॉलोइंग रीजंस। अब देखो, जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो लोकेटेड होते हैं ऑन द आउटर साइड। जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं वो आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन पर होते हैं और ट्रांसफर करते हैं इस इलेक्ट्रॉन्स को टू H पॉजिटिव। सो दिस मॉलिक्यूल रिमूव अ प्रोटॉन फ्रॉम द स्टोमा while transporting an electron and release it into the lumen में रिलीज करते हैं on either side of the membrane। ये जो एंजाइम है NADP रिडक्टेज, ये प्रेजेंट होता है स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन में, एंड अलोंग विद द इलेक्ट्रॉन्स जो कि कमिंग फ्रॉम द PS1 है, प्रोटॉन्स आर आल्सो
needed to reduce NADP. So these protons are removed from the, इन प्रोटॉन्स को रिमूव कर लिया जाता है स्ट्रोमा से. एज अ रिजल्ट जो कि प्रोटोन है इन स्ट्रोमा वो डिक्रीज कर जाते हैं नंबर, और जो प्रोटोन है ल्यूमेन में वो इंक्रीज कर जाएंगे. तो thus creating a proton gradient across a thylakoid membrane. This gradient is important because जो एनर्जी है वो रिलीज होती है बाय ब्रेकडाउन ऑफ दिस ग्रेडियंट. अब ये जो ग्रेडियंट है वो ब्रोकन आउट हो जाता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन थ्रू ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल of F naught of ATP synthase, and other portion of ATP synthase is called F1 undergoes a conformational changes with the energy provided by the breakdown of proton gradient and synthesis होती है आपकी several molecules of ATP की. यहाँ पर ये डायग्राम में भी डिस्कस किया, पहले इसको देख लो. केमियोस्मोसिस जो है वो रिक्वायर करता है एक मेम्ब्रेन, प्रोटोन पंप, प्रोटोन ग्रेडियंट और एटीपी सिंथेटेज उसको चाहिए होता है, सिंथेज उसको चाहिए होता है. एनर्जी जो यूज होती है टू पंप प्रोटोन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू क्रिएट ग्रेडियंट ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स विद द ल्यूमेन ऑफ द थैलाकॉइड. जो एटीपी सिंथेज है उसके पास है चैनल जो अलाउ करता है डिफ्यूजन ऑफ प्रोटोन को बैक अक्रॉस द मेम्ब्रेन विच रिलीजेस एनर्जी. जो एनर्जी है एक्टिवेट करता है एटीपी सिंथेज एंजाइम को, वो कैटलाइज करता है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी की. ये थैलाकॉइड की आपकी मेम्ब्रेन है, आउटर एंड इनर. ठीक है, बाहर ये स्ट्रोमा प्रेजेंट है. यहाँ पे फोटोसिस्टम 2 लगा हुआ है. यहाँ से स्टोमा से जो आपके H पॉजिटिव आयंस है वो साइटोक्रोम बी एफ की मदद से ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड, ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड में आ जाते हैं. फोटोसिस्टम 1 से NADP और NADPH ये रिड्यूस होकर बन जाता है. अब ये ल्यूमेन में ट्रैप हो जाते हैं, H पॉजिटिव H पॉजिटिव H पॉजिटिव जो भी आपके पास आ रहे थे प्रोटॉन्स. ठीक है, अब इन प्रोटॉन्स से क्या होगा, ये जो एफ नॉट पार्ट है आपका एटीपी सिंथेज का, तो एफ नॉट पार्ट से ये ट्रांसफर होते हुए एटीपी सिंथेज में एफ वन पार्ट की तरफ जाएंगे और एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा. ठीक है, अब बायोसिंथेटिक फेज यानी जो आपका डार्क रिएक्शन है स्टोमा में होता है. बाय द प्रोसेस बाय व्हिच द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड कार्बन फिक्सेशन, जो कि अकर होता है स्ट्रोमा में. C3 पाथवे की बात करें तो फोटोसिंथेटिक पाथवे जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है सी फिक्सेशन पर, वो कौन सा बनता है, 3 कार्बन कंपाउंड 3 PGA बनता है. ठीक है, जो प्रोसेस बाय व्हिच द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कार्बोहाइड्रेट्स इज कॉल्ड कार्बन फिक्सेशन, जो अकर होती है आपकी स्ट्रोमा में. जो प्रोसेस मेक यूज ऑफ एटीपी का इस्तेमाल होता है और NADPH का इस्तेमाल होता है, जो आपके फोटोकेमिकल फेज में इस्तेमाल हुए थे, बने थे यानी. C3 पाथवे और कैल्विन पाथवे क्या होता है, ये इसके स्टेप्स हैं, आगे डायग्राम भी दिया हुआ है. ठीक है, पहले पढ़ लो. जो पाथ ऑफ द कार्बन है इन द डार्क रिएक्शन वो ट्रेस होता है बाय मेल्विन क्लाइन थ्रू अ टेक्निक कॉल्ड एज ऑटो रेडियोग्राफी से, जिसमें हम आपका C14 लेते हैं. पाथवे टर्म्ड एज केल्विन साइकिल लेते हैं. केल्विन साइकिल में 3 फेजेस आपके आते हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन ऑफ आरयूबीपी. कार्बोक्सिलेशन में क्या हो रहा है, आपका 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलोज 1,5 बिस्फोस्फेट जो है वो रिएक्ट करता है विद 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के, ताकि 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ शॉर्ट लिव्ड 6 कार्बन कंपाउंड बन सके. तो रिएक्शन जो है वो कैटलाइज्ड होता है बाय रुबिस्को कार्बोक्सिलेज, जिसे हम रुबिस्को कहते हैं. ठीक है, आरयूबीपी कार्बोक्सिलेजेस रुबिस्को से कहते हैं. 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 6 कार्बन कंपाउंड ब्रेक हो जाता है इनटू 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA बनता है. 3 PGA का फुल फॉर्म क्या है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और 3 कार्बन कंपाउंड है ये. ठीक है, PGA जो है वो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है इस पाथवे में. फिर होता है रिडक्शन, जिसमें 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA ये जो बने थे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 डिसफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाते हैं. ये देखो यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन. यहाँ से शुरू करो. ये देखो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ RuBP 1,5 डाइफॉस्फेट. कहाँ है इसका फर्स्ट, इसमें शायद मैंने नंबरिंग गलत गलत कर दिया. यहीं से शुरू करना है आपने. हाँ देखो, यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स आपके लेंगे राइबोलोज 1,5 डिसफॉस्फेट के, जहाँ पे आपके पास 6 CO2 जो है वो इस्तेमाल होगा. ठीक है, फिर यहाँ पे कार्बोक्सिलेज म्यूटेज की मदद से आपके पास 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGA बनेगा. ठीक है, यहाँ पर फिर फॉस्फो
ग्लिसरोकाइनेज की मदद से 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, जो कि 12 मॉलिक्यूल्स का है, 12 मॉलिक्यूल्स इसके बनेंगे और यहाँ पर एडीपी 12 एडीपी इस्तेमाल होंगे, 12 एडीपी में कन्वर्ट होंगे। यहाँ से आपके पास फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज का इस्तेमाल होगा और आपके जो NADPH बना था फोटोकेमिकल फेज में, तो आपके पास 12 NADPH2 जो है वो रिड्यूस जाएंगे इनटू 12 NADP में रिडक्शन होगा और यहाँ पर फिर 12 H3PO4 निकल जाएगा, ठीक है। 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बनेगा जिसके 12 मॉलिक्यूल्स आपके पास बनेंगे, ठीक है। यहाँ पर अब ये देखो, यहाँ पे 2 चीज़ें होंगी आपके पास, अ 5 ट्राइफॉस्फो आइसोमरेजेस बनेंगे, ठीक है। और एक ट्रांसकेटोलेजेस बनेंगे, यहाँ पे देखो। और यहाँ पे डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनेंगे, 5 मॉलिक्यूल्स इसके बनेंगे, जहाँ से 3 चले जाएंगे आपके पास फ्रक्टोज 1 फ्रक्टोज 1,6 डिसफॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स का होता है ये, जो फॉस्फेटेज की मदद से H2O जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू H3PO4 और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना लेगा। ये मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 3 मॉलिक्यूल कंपाउंड है ये। और कुछ इसका पार्ट है एग्जॉस्ट में चला जाएगा, जो कि एक मॉलिक्यूल बनेगा और कुछ इसके ट्रांसकीटोलेज की मदद से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इराइथोज और 4 फॉस्फेट बन जाएंगे। ये आपका यहाँ से भी बन सकता था, जैसे जो डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, वहाँ से भी जो आपके 5 मॉलिक्यूल्स है उसमें से 2 जो मॉलिक्यूल ब्रेक होकर आए थे वो यहाँ पर जो ट्रांस एल्डोकिटोलेज से बनेंगे और फिर सूडो हेप्टुलोज 1,7 फॉस्फेट बना लेंगे, जो कि 2 मॉलिक्यूल्स कंपाउंड है। यहाँ पर अगेन आपके पास फॉस्फेटेज इस्तेमाल होगा और जो है आपका H3PO4 वो कन्वर्ट हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अब 2 मॉलिक्यूल्स का सूडो हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट बनेगा और यहाँ से फिर अगेन ये यहाँ पर जाके राइबुलोज फॉस्फेट एपिमरीज की मदद से जो यहाँ से ये बन रहा था, ये देखो 12 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बने थे हमारे पास ग्लिसरैल्डिहाइड के, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के, वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो सकता है इनटू ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट के, जो कि 2 मॉलिक्यूल्स प्लस 2 मॉलिक्यूल्स है और ये बना लेंगे आपके पास राइबुलोज फॉस्फेट एपिमरेज की मदद से अगेन राइबुलोज 5 फॉस्फेट 6 मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे अगेन ये ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेजेस है, ये ट्रांसकीटोलेज बनाएगा, जो कि अगेन आपके पास राइबोज 5 फॉस्फेट बनाएंगे, इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे और फॉस्फो राइबोज आइसोमरेज यहाँ पर की मदद से अगेन जो आपका राइबुलोज 5 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स है, राइबुलोज 5 फॉस्फेट मॉलिक्यूल 6 मॉलिक्यूल्स है, वो यहाँ पर अगेन जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से डिस्कस करना शुरू करते हैं। रिडक्शन तक हमने पढ़ लिया था। 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट में एंड देन रिड्यूस हो जाते हैं टू PgL व्हिच इज ग्लिसरैल्डिहाइड। यहाँ पर ये देखो यही यहाँ हो रहा था, 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड आपके पास बन रहा था, ठीक है। फिर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PgL डाइवर्ट हो जाते हैं इनटू सिंथेसिस ऑफ शुगर एंड देन स्टार्च। रीजनरेशन ऑफ आरयूबीपी कैसे होता है, जब साइकिल कंटिन्यू करता है तो प्राइमरी एक्सेप्टर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का, आरयूबीपी जो है वो रीजनरेट हो जाता है और जो 10 मॉलिक्यूल्स हैं पीजीएल के वो कैरी करते हैं सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कन्वर्ट करते हैं इनटू 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 5 पीजीएल, आरयूबीपी बना लेते हैं। अब यहाँ पे नोट क्या करना है कि इनपुट एंड आउटपुट क्या होता है आपका कैल्विन साइकिल का। तो इनपुट में आपने क्या दिए, 6 CO2 दिया, 18 एटीपी दिया और 12 NADPH आपने दिए थे। आउटपुट में क्या आया आपके पास, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बने और 18 एडीपी आया और 12 NADP आया। टू टेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 टर्न्स ऑफ केल्विन साइकिल जो है वो आपको रिक्वायर्ड होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ आरयूबीपी रिक्वायर करता है 6 एटीपी मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन देखो, फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, जब आपके पास हाई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है, रुबिस्को की हायर कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है, तो रुबिस्को और फोटोसिंथेसिस टिश्यू जो है वो स्टार्ट कर देता है ऑक्सीजन का टेकअप करना एंड द ग्रीन टिश्यू रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द डे। अब फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, इन C3 प्लांट्स में ही जो आरयूबीपी कार्बोक्सिलेजेस है, जब मेन एंजाइम होता है फोटोसिंथेसिस का, वो फंक्शन करने लगता है एज ऑक्सीजनेज एट हायर टेम्परेचर एंड द हाई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन पर। तो ये कैटेलाइज करता है ऑक्सीडेशन ऑफ आरयूबीपी को इनटू अ मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन व्हिच इज फॉस्फोग्लिसरेट एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ 2 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोग्लिसरेट में, फॉस्फोग्लिसरेट में ऐसे ये हो जाता है। तो फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो क्विकली कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्लाइकोलेट एंड ट्रांसपोर्ट हो जाता है टू पेरोक्सिसोम्स, हो जाता है टू
पेरोक्सिसोम्स। अब यहाँ से देखो आरयूबीपी था ऑक्सीजन, जहाँ पे रुबिस्को आपका ऑक्सीजनेज की तरह एक्ट करने लग गया, फॉस्फोग्लाइकोलेट प्लस पीजीए बन गया, ठीक है। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ही है ये, तो 3 कार्बन, ये 2 मॉलिक्यूल्स का है। ये इसमें एक फॉस्फेट दे देगा और ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका क्लोरोप्लास्ट में हो रहा था। अगेन जो ग्लाइकोलेट है वो पेरोक्सिसोम में चला जाएगा। ग्लाइकोलेट अगेन जो है आपका उसमें ग्लाइऑक्सिलेट बन जाएगा और H2O2 देगा। फिर ये ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद ग्लाइसिन जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा। तो आपने ये भी ध्यान रखना है, CPM ये आपका फोटो रेस्पिरेशन का वो है कि पहले क्लोरोप्लास्ट फिर पेरोक्सिसोम फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। ग्लाइसिन जो है NH3 अमोनिया निकाल देता है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ निकल जाता है, NADP पॉजिटिव से आपके पास NADP NDH बन जाता है, सीरीन में कन्वर्ट होता है। सीरीन आपका अगेन पेरोक्सिसोम में जाता है और आपका हाइड्रोक्सी पायरुवेट बनाता है। उसके बाद यहाँ से भी अगेन NADH से NAD पॉजिटिव रीजनरेट हो जाता है और ग्लिसरेट बनाता है। ग्लिसरेट आपका क्लोरोप्लास्ट में चला जाता है, ADP से ADP बनता है, PGA बनता है और ये अगेन RUBP बन जाता है। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है टू पेरोक्सिसोम्स। अब यहाँ पे जो पेरोक्सिसोम है ग्लाइकोलेट जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है टू फॉर्म ग्लाइऑक्सिलेट और कन्वर्ट हो जाता है इनटू अमीनो एसिड एंड ग्लाइसिन। अब ग्लाइसिन जो है वो एंटर करता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, 2 ग्लाइसिन मॉलिक्यूल्स बनते हैं, गिव राइज टू 1 मॉलिक्यूल ऑफ सेरीन और 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सेरीन जो है वो पिक्ड अप किया जाता है बाय पेरोक्सिसोम अगेन और कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्लिसरेट बाय सीरीज ऑफ रिएक्शन। अब ये जो ग्लिसरेट है वो पेरोक्सिसोम को छोड़ देता है, एंटर कर जाता है क्लोरोप्लास्ट में और फॉस्फोराइलेटेड होता है टू फॉर्म पीजीए। अब पीजीए जो है वो एंटर कर जाता है कैल्विन साइकिल में, तो 70% ऑफ द कार्बन जो है वो लॉस हो जाता है ड्यूरिंग ऑक्सीजनेशन ऑफ आरयूबीपी रिकवर में। जो 25% लॉस होता है एज 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। सिंस ये जो लॉस होता है फोटोसिंथेटिकली फिक्स्ड कार्बन का और कोई एनर्जी आपके पास कंपाउंड नहीं प्रोड्यूस होता, तो वाटर रेस्पिरेशन कंसीडर किया जाता है एज अ वेस्टफुल प्रोसेस। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब आपके पास आरयूबीपी है उसके ऊपर रुबिस्को एक्ट करता है, अगर वो कार्बोक्सिलेज की तरह एक्ट करेगा तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनाएगा जो अगेन ऑक्सीजन को रिलीज करते हुए आरयूबीपी में कन्वर्ट होगा। अगर जो आपका रुबिस्को एंजाइम है वो ऑक्सीजनेसिस हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन पे ऑक्सीजनेसिस की तरह एक्ट करेगा, तो 2 मॉलिक्यूल्स का टू फॉस टू कार्बन का फॉस्फो ग्लाइकोलेट बनाएगा, जिससे हम फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। ये आपका ऑक्सीजनेशन कर रहा है, ठीक है। वहाँ पे क्या हो रहा था, कार्बोक्सिलेशन कैल्विन साइकिल हो रहा था। C3 प्लांट में होता है ये जो। फिर आता है आपके पास C4 और हैच स्लैक पाथवे। जो पाथवे है कार्बन फिक्सेशन का वो अकर होता है इन प्लांट्स, जैसे कि आपका हो गया मेज, शुगर केन, पर्ल मिलेट्स एंड अमरंथ। जो प्लांट है वो एम्प्लॉय करते हैं इस मैकेनिज्म को कार्बन फिक्सेशन के लिए, जो शो करता है प्रेजेंस ऑफ 2 टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, मेसोफिल सेल्स एंड बंडल शीट सेल्स, जिसे हम क्रैंसनॉट में भी कहते हैं। अब यहाँ एक नोट है, जैसे कि जो लार्ज सेल्स हैं होते हैं अराउंड द वेस्टर बंडल्स ऑफ C4 प्लांट, उन्हें हम कहते हैं बंडल शीट। लार्ज सेल्स को क्या कहते हैं हम, बंडल शीट कहते हैं। और जो लीव्स हैं जिनके पास होती है एनाटॉमी टू हैव, इसे हम क्रांस एनाटॉमी कहते हैं। क्रांस का मतलब होता है व्रेथ, जिसमें जो रिफ्लेक्शन होता है अरेंजमेंट ऑफ सेल्स का। जो बंडल शीट सेल्स हैं may form several layers around the vascular bundles and they have characterized by having a large number of chloroplasts। उनके पास होते हैं thick walls होती हैं various जो gaseous exchange होती है और no intercellular spaces, कोई intercellular spaces नहीं होते। जो C4 पाथवे है यानी फोटोसिंथेटिक पाथवे है, इसमें जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है C4 फिक्सेशन पर वो 4 कार्बन का बनता है, इसलिए इसे C4 कहते हैं। और वो 4 कार्बन कंपाउंड कौन सा होता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड होता है। पहले ये देखो, यहाँ पर आपके पास एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन है, ये आपका मेसोफिल सेल्स है ऊपर वाला, और ये आपका बंडल शीट सेल है। दोनों के बीच में कनेक्शंस बने हुए हैं जिन्हें हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। अब ये एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो HCO3 के पास आएगी। ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आपकी सेल वॉल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट के साथ एक्ट करेगी, फिक्सेशन करेगी, C4 एसिड बनेगा। C4 एसिड आपका ट्रांसपोर्ट होगा बंडल शीट में, C4 एसिड बनेगा, डीकार्बोक्सिलेशन होएगा, डीकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 निकल जाएगा और कैल्विन साइकिल में चला जाएगा, एक C3 एसिड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से C3 एसिड बनेगा, ये भी अगेन C3 एसिड ट्रांसपोर्ट होगा इस तरफ और रीजनरेट करेगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनाएगा। ये हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं अब। तो C4 पाथवे है, ठीक है। ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया, क्रैन्स एनाटॉमी यानी मेसोफिल सेल्स और बंडल शीट सेल्स प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो डायमॉर्फिक होता है, दोज इन मेसोफिल सेल्स उन्हें ग्रैनल कहते हैं और दोज इन द बंडल शीट सेल्स उन्हें एड्रिनल कहते हैं।
जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है पीईपी, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर होता है, प्रेजेंट होता है मेसोफिल सेल्स में, और जो रिएक्शन होती है वो कैटालाइज्ड होती है बाय एन एंजाइम जिसे हम कहते हैं फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेजेस। फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेजेस। फर्स्ट कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड होता है जो कि एक 4 कार्बन कंपाउंड है। अब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड में और ट्रांसपोर्ट हो जाता है बंडल शीट में, जहाँ पर ये डीकार्बोक्सिलेट होता है इनटू पायरुविक एसिड। जैसे कि जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है इसमें कन्वर्ट होगा मैलिक एसिड में। फिर आपका जो मैलिक एसिड होता है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है आपका बंडल शीट में। ठीक है, बंडल शीट में ट्रांसफर होकर ये डीकार्बोक्सिलेट होता है, यानी CO2 निकाल देता है और कन्वर्ट हो जाता है इनटू पायरुविक एसिड। सॉरी बच्चों, लाइट चली गई है। ठीक है, तो पायरुविक एसिड में ये कन्वर्ट होता है, और उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो लिबरेट हो जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। ये मैंने आपको बता दिया कि जो CO2 रिलीज होगा वो कहाँ जाएगा आपके पास, C3 साइकिल कैल्विन साइकिल में जाएगा इन बंडल शीट। जो पायरुविक एसिड होते हैं वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है, जो पायरुविक एसिड है वो आपका अगेन ट्रांसपोर्ट बैक हो जाता है मेसोफिल सेल्स में, जहाँ पर ये यूज होता है फॉर रीजनरेशन ऑफ पीईपी, फॉस्फोइनोइल पायरुवेट के रीजनरेशन में इस्तेमाल होता है, और यूटिलाइज करता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी फॉर ईच पायरुवेट। अब जो मैलिक एसिड है बंडल शीट में वो मेंटेन करता है हाई कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नियर रुबिस्को, और फंक्शन करता है एज कार्बोक्सिलेट नॉट ओनली ऑक्सीजनेजेस। क्या करता है जो रुबिस्को है वो फंक्शन करता है कार्बोक्सिलेज ओनली, और ऐसे नहीं करता ऑक्सीजनेशन में, ताकि आप क्या कर सको, यहाँ पे यही लिखा है कि आप फोटो और रेस्पिरेशन को अवॉइड कर सको C4 प्लांट में। रेसुलेंस एसिड मेटाबॉलिज्म कैम प्लांट, कैम जिसे हम कहते हैं, इसमें क्या होता है, अमंग डाइकॉट प्लांट्स जो होते हैं फैमिली ग्रेसुलेंसी, जिसमें जेड प्लांट आता है आपका, ब्रायोफाइलम्स आते हैं, और अमंग कॉटिलिडन प्लांट्स में जो मेंबर्स ऑफ फैमिली लिलिएसी होते हैं, ऑर्किडिएसी होते हैं एक्सेट्रा, वो एक्सिबिट करते हैं कैम। कैम प्लान क्या है, कैरेक्टराइज होता है सेक्युलेंट नेचर। स्टोमेटा जो होते हैं वो ओपन होते हैं नाइट, और रिमेन होते हैं क्लोज्ड ड्यूरिंग द डे। CO2 फिक्सेशन होता है अगर, जो कि होता है नाइट में यानी डार्कनेस में, और पीईपी जो है वो CO2 एक्सेप्टर होता है इसमें। जो लार्ज क्वांटिटीज होती हैं मैलिक एसिड की वो सिंथेसाइज होती है नाइट में और स्टोर होती हैं वैक्यूल्स में। डीकार्बोक्सिलेशन होता है मैलिक एसिड का, जो कि अगर होता है ड्यूरिंग डे, और CO2 रीजनरेट होता है। पहले इसका डायग्राम देख लो यहाँ पे, ये यहाँ से शुरू करते हैं। पूरा डायग्राम शायद आपको दिखेगा नहीं, पूरा डायग्राम कैसे दिखाया जाए आपको। 1 मिनट देना मुझे। चलो ऐसे ही मैं दिखाती हूँ। ठीक है, तो कैम रिएक्शन है आपका डार्क, और जब आपका डार्क में यानी स्टोमेटा जो है आपके ओपन है, कैम रिएक्शन जब लाइट यानी स्टोमेटा आपके क्लोज है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, जो आपका CO2 है, ठीक है, जो आपका CO2 है एटमॉस्फेयर में, उसमें पीईपी फोस्फोइनोइल पायरुवेट ऑक्सैलो एसीटेट बनाएगा, और NADH से आपका NADP कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर ये मैलिक एसिड है वैक्यूल्स में प्रेजेंट है। वैक्यूल्स में प्रेजेंट होने के बाद ये मैलेट बन जाता है आपका, कहाँ पे, जब नाइट होती है, लाइट आती है और स्टोमेटा जो है वो क्लोज जाते हैं। जो मैलेट है वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, एटीपी को AMP में कन्वर्ट करता है, पीईपी की मदद से 2PGA बनाता है, 2PGA बनाता है। अब हमें पता था कि जब ये यहाँ जाएगा तो इसके पास मैलेट के साथ साथ CO2 भी है, जो आपका इस्तेमाल हो CO2 भी बनेगा। तो उसके बाद क्या होगा, वही कैल्विन साइकिल आपका शुरू होगा, जिसमें 3PGA बनेगा, एटीपी का यूटिलाइजेशन होके ADP बनाएगा, और फिर डाईपीजे बनाएगा, जिसमें NADPH की मदद से NADP पॉजिटिव बनेगा, 3PGA एल्डिहाइड बनेगा। अगेन कैल्विन साइकिल कंटिन्यू होगी, जिसमें आपके पास फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, फिर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनेगा, ADP ग्लूकोज बनेगा एक तरफ, अमाइलेज बनेगा, और अमाइलोपेक्टिन बनेगा। अमाइलेज और अमाइलोपेक्टिन हमारा स्टार्च का फॉर्मेशन है, ये इस तरफ आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो UDP ग्लूकोज और सुक्रोज फॉस्फेट है, ये सुक्रोज ट्रांसलोकेशन पर जाएंगे। यहाँ से जो आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है वो एक तरफ लाइट में अगेन RUBP में जाता है, यहाँ पर स्टार्च में। अब यहाँ पर स्टोमेटा जब ओपन होते हैं डार्क में, स्टोमेटा जब ओपन होते हैं डार्क में, तो ये स्टार्च जो इस तरफ आया होता है वो ग्लूकोज और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में टूट जाता है। दोनों क्या बनाते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाते हैं, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, और उसके बाद ATP यूज होता है, और ADP में कन्वर्ट होता है, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बनता है। ठीक है, और फिर यहाँ पर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनेगा, और एक आपके पास 3PG एल्डिहाइड बनेगा। यहाँ पे NADP का इस्तेमाल होगा, NADP
NADH में कन्वर्ट होगा, एक फॉस्फेट को मिला के 1,3 डाई PGA कन्वर्ट होगा। ये आपका उल्टा रिएक्शन चल पड़ता है, 3 PGA बनेगा उसके बाद, ठीक है। ये वाला जो रिएक्शन है ये उल्टा चल पड़ता है, 3 PGA से 2 PGA बनेगा और PEP बनेगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनेगा, ADP ATP पे कन्वर्ट होगा और अगेन यहाँ आ जाएगा। तो कैम और स्टोमेटा ओपन जब डार्क में होता है, ठीक है, कैम प्लांट्स में। यहाँ से भी इसको पढ़ लेते हैं। जब डाइको प्लांट्स होते हैं जिसमें फैमिली प्रेसिडेंसी यूज होती है, जिसमें जेड प्लांट है, ब्रायोफाइलम है, और अमंग कॉटिलेडन प्लांट्स में जो आपके पास फैमिली लिलिएसी और फिलिएसी है, एग्जिबिट करते हैं कैम। कैम का क्या मतलब होता है, सेक्युलर नेचर होता है। जब स्टोमा ओपन होता है नाइट में और रिमेन होता है, स्टोमेटा क्लोज होता है डे में। तो CO2 फिक्सेशन होता है जो कि नाइट में होता है, डार्कनेस में होता है। POP PEP जो है वो CO2 एक्सेप्टर होता है। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ मैलिक एसिड बनते हैं, सिंथेसाइज होते हैं एट नाइट और स्टोर हो जाते हैं वैक्यूल्स में जाके। ये मैंने बता दिया आपको। डीकार्बोक्सिलेशन होता है आपके मैलिक एसिड का, जो कि डे में होता है, और CO2 जनरेट होता है। ये मैंने आपको बता दिया, CO2 जनरेट होता है, ठीक है, लाइट में होता है, लाइट में होता है, ठीक है। डिकार्बोक्सिलेशन होता है मैलिक एसिड का और CO2 जनरेट होता है। जो रिलीज जो CO2 होता है वो एंटर करता है केल्विन साइकिल में। अगेन RUBP जो है CO2 एक्सेप्टर होता है और कार्बोहाइड्रेट, सुक्रोज और स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। अब ड्रॉप इन स्टोर्ड, ये जो स्टोर्ड स्टार्च और मेलेट है वो ड्यूरिंग नाइट होता है एंड डे रिस्पेक्टिवली। जो आपका ड्रॉप स्टोर स्टार्च स्टोर होता है वो नाइट में होता है और मेलेट जो है वो डे में होता है। CO2 कंपेंसेशन पॉइंट क्या होता है, जब जो एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ CO2 है जिस पर फोटोसिंथेसिस होती है वो कंपेंसेट करती है फॉर रेस्पिरेशन, अंडर विच जो कंडीशन होती है उसमें फोटोसिंथेसिस जीरो होता है। जैसे कि ये हायर होता है C3 प्लांट्स में, देन इन C4 प्लांट्स। अब यहाँ पे देखो, जो रिबिस्को है कंटेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट 16% होता है। जो एंजाइम होते हैं फाउंड होते हैं इन हायर परसेंटेज इन द क्लोरोप्लास्ट। जो ग्रीन प्लांट्स है फॉर एवोल्यूशन ऑफ ईच ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स 1 क्वांटा ऑफ लाइट रिक्वायर्ड होती है। फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस में, तो सबसे पहले आपका आता है ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, जिसमें आपका फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो कंट्रोल किया जाता है बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स, और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड होता है ऑन द स्लोएस्ट फैक्टर। जो मीन्स है गिवन टाइम पे ओनली जो फैक्टर रिस्पॉन्स विच इज लीस्ट और लिमिटिंग अमंग ऑल द फैक्टर्स वो डिटरमिन करता है रेट ऑफ रिएक्शंस को। एक्सटर्नल फैक्टर की अगर हम बात करें तो लाइट जो है, लाइट की क्वालिटी और लाइट की इंटेंसिटी इन्फ्लुएंस करती है आपकी फोटोसिंथेसिस को। जो लाइट है ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर वो इफेक्टिव होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। और जो लाइट जिसे हम फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन भी कहते हैं, इसका फुल फॉर्म भी बहुत बार आ चुका है पेपर में, PAR का फुल फॉर्म बताओ तो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होता है ये। जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज होती है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होता है। लेकिन जब हायर लाइट इंटेंसिटी हो जाती है तो फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होने लगती है बिकॉज ऑफ टू मेन रीजंस। अदर फैक्टर्स नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस लिमिटिंग हो जाते हैं और डिस्ट्रक्शन हो जाता है आपका फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल का। टेम्परेचर की अगर हम बात करें कैसे अफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को, तो जो फोटोकेमिकल फेज है रिमेन अनअफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। फोटोकेमिकल फेज पर कोई असर नहीं होता टेम्परेचर का, लेकिन जो बायोसिंथेटिक फेज है डार्क है, इन्वॉल्व करता है एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, सेंसिटिव होते हैं टू टेम्परेचर एंड मे बी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। जब हाई टेम्परेचर होता है जो एंजाइम है वो डीनेचर्ड हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, और लो टेम्परेचर पे जो एंजाइम है वो इनएक्टिवेट हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन कैसे अफेक्ट करती है, जो C3 प्लांट्स में उसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होता है अगर इंक्रीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन का, ठीक है। और अगर C4 प्लांट्स है तो सेचुरेशन रीच कर जाती है एट अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 680 मिली पर लीटर, ठीक है। और सॉइल वाटर अवेलेबिलिटी क्या है, वाटर जो इन्वॉल्व होता है फोटोसिंथेसिस में वो दो तरीके का इन्फ्लुएंस करता है फोटोसिंथेसिस को, दो तरीके से। इफ वाटर अवेलेबल जो है डिक्रीज, जो अवेलेबल वाटर है वो डिक्रीज करेगा तो प्लांट शो करेगा एक वाटर स्ट्रेस को, स्टोमेटा ओपन नहीं होंगे जिसकी वजह से डिक्रीज सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। रिड्यूस्ड वाटर पोटेंशियल जो है वो रिड्यूस लीफ करता है, लीफ के एक्सपेंशन को रिड्यूस करता है अगर वाटर पोटेंशियल रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से रिड्यूस्ड फोटोसिंथेटिक सरफेस एरिया होता है। अब यहाँ पे ये मैंने कुछ समरीज दी हुई हैं आपके क्विक रिवीजन के लिए। तो अर्ली एक्सपेरिमेंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए जोसेफ प्रिस्ली का था, जोसेफ प्रिस्ली का था जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था माउस पे, ग्रीन प्लांट, कैंडल और बेल जार पे। प्लांट जो है वो रिस्टोर करता है एयर, एनिमल और कंबोशन और रिमूव जो उन्होंने रिमूव की थी। फिर जेन इंगन हाउस का डच फिजियोलॉजिस्ट से 730 से 799 में सिमिलर सेटअप यूज किया था, यूज बाय द प्रिस्ली, और प्लेस किया था एक डार्क, पहले प्लेस किया था डार्क में, फिर सनलाइट में। एयर प्योरीफाइड हो गई थी बाय प्लांट्स, ऑक्सीजन रिलीज हुई थी फ्रॉम द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। जूलियस वॉन स्क्वाश ने ग्लूकोज एंड प्रोडक्ट बताया था फोटोसिंथेसिस का 1854 में, और क्लोरोफिल ए को
स्टोर क्या बताया था कि वो क्लोरोप्लास्ट में होती है। टी.डब्ल्यू. एंगलमैन ने क्या बताया था, जो एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म से क्लेडोफोरा ग्रीन एल्गा और एरोबिक बैक्टीरिया दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि ब्लू और रेड लाइट जो है वो एक्शन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और फोटोसिंथेसिस दिया था। कॉर्नलिस वेन नी जो डच अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे 1897 से 1899 तक एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म से पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया पर एक्सपेरिमेंट किया था। फोटोसिंथेसिस जो है वो लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है, ये बताया था। और H2O जो है वो H2O से आता है और रिड्यूस करता है CO2 को ग्लूकोज में, जिसका रिएक्शन था 2H2A plus 6O2 in the presence of light gave rise to 2A plus CH2O plus H2O। फिर यहाँ पर ये आपके फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में, फोटोसिंथेसिस इज एन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम इसे कहते हैं। सबसे पहले क्या क्या यहाँ पर होता है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन कौन सी होती हैं आपके पास, तो क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स होते हैं, स्ट्रोमा में आपके पास डार्क रिएक्शन होती है, ग्राना में आपके पास लाइट रिएक्शन होती है। कीमोऑस्मोटिक फोटोसिंथेसिस क्या है, जिसमें मैकेनिज्म है एटीपी सिंथेसिस का इन थैलाकोइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होता है। ये फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफिक मोड में जो आपका रिएक्शन है C6H12O6 लाइट क्लोरोफिल C12H2O प्लस O6 H2O, ठीक है। उसके बाद फोटो रेस्पिरेशन, जो आपका फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में एक प्रोसेस था आपका फोटो रेस्पिरेशन, जिसमें लाइट इंड्यूस्ड रेस्पिरेशन हुई थी C2 प्लांट्स में। कोई फॉर्मेशन नहीं हुआ एटीपी एनएडीपीएच का, लेकिन यूटिलाइजेशन हो गया था एटीपी का और रिलीज हुआ था कार्बन डाइऑक्साइड। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर, वाटर और लाइट करते हैं। अब यहाँ पे लाइट रिएक्शन क्या होती है, दो तरीके की होती है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। अगर फोटो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगी तो इन्वॉल्व करेगी बोथ सिस्टम को, 1 एंड 2 को, जिसमें एटीपी और एनएडीपीएच प्रोड्यूस होंगे। इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट मूव इन अ क्लोज्ड सर्किट में मूव नहीं होते। अगर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगी तो इन्वॉल्व होगा फोटो सिस्टम 1, जिसमें ओनली एटीपी फॉर्म होगा और इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे ना क्लोज्ड सर्किट। अब यहाँ पे C4 और C3 पाथवे दिया हुआ है, जो आपका डार्क रिएक्शन हैचन स्लैक जिसे कहते हैं C4 को, और ये केल्विन साइकिल C3 को कहते हैं। C3 साइकिल में क्या आता है आपके पास, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन फॉर फिक्सेशन ऑफ 6CO2, हमारे पास 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं और 12 एनएडीपीएच लगते हैं। फिर बायोसिंथेटिक फेज ऑफ डार्क रिएक्शन C3 और C4 होते हैं, अक्कर होते हैं मेसोफिल सेल्स में और बंडल शीट सेल्स में फॉर फॉर्मेशन ऑफ 6CO2 और 30 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी इसमें रिक्वायर्ड होते हैं। और फोटोसिंथेसिस देखो, केल्विन साइकिल C3 पाथवे है और हैचन-स्लैक C4 पाथवे है। इसमें RuBp 5 कार्बन कंपाउंड यूज होता है। इसमें फॉस्फोइनोल आपका प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है, जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो केल्विन साइकिल में बनता है वो होता है 3PGA व्हिच इज फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, 3 कार्बन कंपाउंड है। जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट C4 में बनता है वो 4 कार्बन कंपाउंड बनता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जिसे OAA भी कहते हैं। रोल क्या है CO2 कंसंट्रेशन का, कैन नॉट ऑपरेट अंडर वेरी, जो C3 है वो अगर बहुत कम कंसंट्रेशन होगी CO2 की तो ऑपरेट नहीं हो पाएगा। जो CO रोल है CO2 कंसंट्रेशन का, ऑपरेट हो सकता है अंडर वेरी लो CO2 कंसंट्रेशन। जो एटीपी मॉलिक्यूल रिक्वायरमेंट होती है इसमें 3 एटीपी पर CO2 रिक्वायर्ड होते हैं। इसमें आपके पास 5 एटीपी पर CO2 रिक्वायर्ड होते हैं। जो री रिलीजिंग है CO2 की, अगर CO2 एक बार फिक्स्ड हो गया तो रिलीज नहीं हो पाएगा। इसमें जो CO2 है वो फिक्स्ड होता है मेसोफिल सेल्स में और रिलीज होता है बंडल शीथ सेल में। जो CO2 फिक्सेशन रेट है C3 प्लांट्स में स्लो होता है, C4 प्लांट्स में फास्ट होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर C3 के लिए 20 टू 25 डिग्री है और C4 के लिए 30 टू 45 डिग्री है। एग्जाम्पल, ये जो C3 है ये सभी प्लांट्स में होता है, और जो आपकी टैंस एनाटॉमी है वो आपकी C4 प्लांट्स में, जैसे मेज और शुगर केन, सॉर्गम्स, इन सब में दिखती है। तो ओनली C4 प्लांट्स में आपको C4 पाथवे देखने को मिलता है। फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एनएडीपी एंड पीआई इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। दो तरीके की होती है, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक। तो ये वंस थैलाकोइड रीजन में होती है, बोथ फोटोसिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं। साइक्लिक में सिर्फ स्ट्रोमा लेमिला में होती है, फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एक्सपेल्ड होते हैं बाय रिएक्शन सेंटर 680 और वो रिटर्न नहीं होते, किसमें, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। इलेक्ट्रॉन एक्सपेल्ड होते हैं बाय द रिएक्शन सेंटर 780 और उसके पास वापस आ जाते हैं, तो साइक्लिक हो गया। फोटोलिसिस ऑफ H2O अकर होता है, O2 इवॉल्व होता है। इसमें कोई फोटोलिसिस ऑफ H2 नहीं होता, कोई O2 इवॉल्व नहीं होता। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एटीपी और NADPH2 सिंथेसाइज होते हैं, साइक्लिक में ओनली एटीपी सिंथेसाइज होता है।
आइडियल कंडीशन क्या है आपकी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के लिए? ऑप्टिमम सनलाइट, CO2 एंड एरोबिक कंडीशन होनी चाहिए। साइक्लिक के लिए आपके पास क्या है? लो इंटेंसिटी और लाइट होनी चाहिए, CO2 कंसंट्रेशन एंड एरोबिक कंडीशन होनी चाहिए। नॉन साइक्लिक में डोमिनेंट होते हैं ग्रीन प्लांट्स में, साइक्लिक आपका अकर होता है ग्रीन प्लांट्स में एंड इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में भी ये होता है। इनहिबिटेड होता है, ए इनहिबिटेड होता है बाय डाइक्लोरोफिनाइल डाइमेथाइल यूरिया, DCMU से इनहिबिट होता है। DCMU का कोई असर नहीं होता साइक्लिक वाले पे। तो अगर पूछा जाए कि DCMU जो कि आपका डाइक्लोरोफिनाइल डाइमेथाइल यूरिया है वो किसको इफेक्ट करता है या इनहिबिट करता है, तो आप कहेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को वो करता है, इफेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर आपका फोटोसिंथेसिस वाला जो चैप्टर है वो आपका फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो आपकी कल आएगी जिसमें हम अगेन एक न्यू चैप्टर को डिस्कस करेंगे। अगर आपको TGT साइंस और PGT बायोलॉजी के लिए तैयारी करनी है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। आपकी कोई क्यूरीज है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। हमारा टारगेट है TGT चंडीगढ़ की वैकेंसी जो आ रही हैं, ठीक है, उनको टारगेट करना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।